बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आप खैरियत से होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज का प्रोग्राम जिसका एजेंडा मैं आपके सामने रखता हूँ, जल्दी बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच शुरू होगा 17 जनवरी से। उसके लिए पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस चल रही है। उसके अलावा सरफराज अहमद, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटोर हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर की लिस्ट में नहीं है प्लेयर्स की जो उन्होंने अभी ड्राफ्ट किया। तो इस हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर हमारे साथ जुड़ेंगे फ़ोन लाइन पर, तो इस सवाल का जवाब भी हम ले लेंगे। उसके अलावा स्ट्राइक कैंप ज़ोरों शोर से जारी है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी अगले महीने की 19 तारीख को कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पे मैच है। तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की मौजूदा हालत क्या है, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट है। उसके अलावा रोहित शर्मा साहब पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ओपनिंग सेरेमनी में, ये सब हम बातें करेंगे। और मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा होस्ट भी ये कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए मैंने इनको होस्ट भी कहा, तनवीर अहमद। हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? होस्ट भी कह दिया आज तुम्हें जल्दी में मैंने। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि मैं कभी कभी आपसे सवाल करता हूँ तो जो सवाल करता है वो होस्ट ही होता है, और सवाल करता है उसका जवाब भी देना चाहिए फिर सही तरह, ईमानदारी से। लेकिन ये उनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपने जो मुझे होस्ट कह दिया ना, लोग बोले समझेंगे यार हम जो होस्टिंग करते रहे ये हमारी जगह ही ना कहीं ले ले। नहीं, जगह की परवाह नहीं करो, जगह की परवाह नहीं करें, आप भी परवाह ना करें। हमारे प्रोग्राम में बहुत जगह है, बहुत सारे मौजूआत हम शामिल करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है पिच साइड, तो उसकी जानिब चलते हैं। तो पिच साइड में बात हम करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 17 जनवरी से। उसके लिए पाकिस्तान की टीम बहुत तंदही से प्रैक्टिस कर रही है और ये मुल्तान में होने वाला टेस्ट मैच है। तनवीर अहमद से बात शुरू करता हूँ। तनवीर भाई, पाकिस्तान की स्क्वाड पे हमने कल बात की थी, वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड पे हमने कल बात की थी। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो स्क्वाड बनेगी, बैटिंग लाइन को छोड़ दें, बॉलिंग में कौन कौन आपको आता नज़र आ रहा है? देखिए, बॉलिंग में तो क्लियर एक चीज़ नज़र आती है कि नोमान अली आ जाएंगे वापस, साजिद आ जाएंगे, फिर उसके बाद स्पिनर्स का ऑप्शन है, सलमान आगा की सूरत में ऑप्शन है, और एक आध फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे जो मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स होंगी। बैटिंग हमारे पास वही 7 तक तो हमारी बैटिंग होती है, तो यही हमारी बॉलिंग लाइनअप खेल सकती है। अबरार का मुझे नहीं लगता चांस बनेगा, कोई पता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि लास्ट सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था, फास्ट बॉलर को बॉल करवाई नहीं गई थी, कोई पता नहीं, इनका हो सकता है अबरार को भी डाल दें, लेकिन वो मुझे नहीं लगता। फिर तो आपके पास नोमान साजिद है, नोमान है, और फिर आप सलमान आगा के साथ जाएंगे। वो जो सीरीज़ हुई थी वो तकरीबन मिडिल ऑफ द ईयर था, उस वक्त विकेट की कंडीशन कुछ और थी। अब इस मौसम में, मुल्तान के मौसम में, वैसी पिच बन सकेगी या नहीं? देखिए, है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है जिसकी वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है या गर्मी होती है, पिच जो है मट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना सूरज की रोशनी की वजह से, जब सूरज हो गर्मियों में। लेकिन ये जो मौसम है, इसमें जो है इसमें मौसम ठंडा है, और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, हमने भी कुछ पिक्चर्स देखी, तो कवर्स करके उसको फ़ैन लगा के उसको किया जा रहा है। तो हो सकता ब्रेक हो, ये भी कहीं हो सकता है कि शायद ज़्यादा ब्रेक ना हो। तो अब ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो जाएगी कि अगर ज़्यादा ब्रेक ना हुआ तो क्या हमारे जो बॉलर्स हैं उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे? क्योंकि मैंने साजिद को भी देखा है, मैंने नोमान को भी देखा है, जहाँ पे इनको बॉल ब्रेक नहीं मिलता ज़्यादा, ये कंटेन पे जाते हैं, विकेट्स भी नहीं लेते, और इनकी मार भी लगती है। ये नहीं हमें भूलना चाहिए, साजिद की मार भी लगती है, ठीक है ना? तो ये भी माइंड में होना चाहिए, और इन दोनों स्पिनर्स के दिमाग में ये भी एक चीज़ होनी चाहिए कि ये नहीं है लाजमी कि हमें वही इंग्लैंड जैसी पिच हमें मिल जाएगी, हम आके नया बॉल से बॉल कर देंगे, हम मतलब 19 फिर आउट कर जाएंगे, 20 फिर आउट कर जाएंगे। सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्या पता ना हो। अच्छा, तो अगर ब्रेक ना हो तो फिर आपकी क्या प्लानिंग है? सब प्लानिंग करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर भी खेलेंगे ना, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर है, उसके अलावा काशिफ अली फास्ट बॉलर है। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये उसी सोच के साथ जाएंगे तो फिर तो खुरम शहजाद खेलेगा, फिर तो कोई नहीं खेलना चाहिए। फास्ट बॉलर कौन खेलेगा? देखिए, अगर एक की बात करते हैं तो खुरम शहजाद खेलेगा, दो की बात करते हैं तो फिर मोहम्मद अली और खुरम शहजाद दोनों खेलेंगे।
मोहम्मद अली और खुर्रमशहजाद दोनों ही राइट आर्म बॉलर हैं, बल्कि हमारे पास बॉलर फास्ट बॉलर तो राइट आर्म ही है। हाँ, तो जो लेफ्ट आर्म होते उसको कौन सा हम खिला देते? वैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ क्यों नहीं? डोमेस्टिक में भी इतना कोई बॉलर नहीं है इस वक्त की डोमेस्टिक में जो ताज़ा हुआ, ये तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं आ रहा। ये तो आप बैड लक कह सकते हैं ना अपनी, कि हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा है नहीं। 3-4 फास्ट बॉलर ये थे हमारे, जो वहाब थे या आमिर थे या अब शाहीन है, मीर हमज़ा है, ये लोग अभी करंट तो शाहीन और मीर हमज़ा ही है। उसके अलावा कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से हम जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से कोई हमें ऐसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नज़र नहीं आता। बात यह है कि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसमें हमने काम करना, लेकिन नहीं करते ना। हम काम करते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। किन काम? कौन लेग स्पिनर नहीं है हमारे पास, ऑफ स्पिनर हमारे पास जेन्युइन नहीं है, स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑफ स्पिनर नहीं है जो तगड़ी किस्म की बैटिंग करता हो। सलमान आगा के अलावा की बात कर रहा हूँ, कोई और ऐसा ऑफ स्पिनर नहीं है जो अच्छी बैटिंग करता हो, 7+ बॉलिंग करता हो। कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं है जो 7 में अच्छी बैटिंग बॉलिंग करता हो। ये मैं सारी जो बात कर रहा हूँ ये टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात फ़िलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास ऐसा नहीं है जो अच्छी तगड़ी बैटिंग करता हो, 7 में बॉलिंग करता हो। ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं है हमारे पास। हमारे पास फास्ट बॉलर ऐसे हैं नहीं है जो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हों। तो आमिर जमाल है ना, आमिर जमाल है, लेकिन अभी मुझे लगता है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में उसने दिखाया कुछ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद शायद वो उनको काउंटी में जाके उनको इंजरी वगैरह हुई है। उसके बाद वो फिर वैसे नज़र ही नहीं आ रही, उनकी फिटनेस या उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग उस लेवल की नज़र ही नहीं आ रही। तो ये चीज़ें सिर्फ अगर आमिर जमाल आ गया तो हम ये नहीं बोल सकते बस सब कुछ आ गया। ये प्रॉब्लम है बहुत ज़माने से चल रहा है, बहुत ज़माने से चल रहा है। क्रिकेट में देखें ना, फर्स्ट क्लास में अमाद भट्ट है जो बैटिंग भी करता है, देखिए बिलावल भट्टी, दानिश अजीज। देखिए आप अमाद भट्ट की बात कर रहे हैं, वो बहुत अरसे से खेल रहा है। ये नहीं कि अभी उसका पहला सीज़न, वो काफ़ी अरसा हो गया। बिलावल भट्टी की आप बात कर रहे हैं, वो तो अब उसकी क्रिकेट छोड़ने का टाइम आ गया, उसके तो आप जिक्र ही ना करें ना, वो तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो बहुत ज़माने से खेल रहा है, मैं कहा 10 साल तो हो गए होंगे उसको, बिलावल भट्टी को भी खेलते हुए। उनका मेरा ख्याल है डिस्कस करना या उनकी बात करना कि जी वो ऑलराउंडर है, वो भी कोई इतने ज़्यादा ज़बरदस्त वो कोई बैटिंग नहीं है। मैं प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। स्पिनर हमारे पास नहीं है, मिडल ऑर्डर हमारे पास अब कहीं ना कहीं आने लग गए हैं, ओपनर्स हमारे पास आने लग गए हैं, लेकिन उसमें भी हम प्रॉब्लम ये करते हैं कि जी ओपनर्स आते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए हम मिडल ऑर्डर में जो है वो ले जाते हैं। हमारे पास मिडल ऑर्डर आए तो हैं, जिस तरह कामरान आ गया, बाबर तीसरे पे आता है, सलमान है, सही है, ये ठीक है, रिजवान है, ये हमारे पास हैं, लेकिन इनका बैकअप कौन है? बैकअप कहाँ है? बैकअप कोई नहीं है। अगर ये अनफिट हो गए तो किसको लाएंगे आप? नहीं, इस स्क्वाड में तो बैकअप है ना, रोहेल नज़ीर है इस स्क्वाड में तो बैकअप। रोहेल नज़ीर तो नीचे के नंबर, मैं तीसरे चौथे पांचवें नंबर की बात कर रहा हूँ। विकेट कीपर की मैं रिप्लेसमेंट की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए रिजवान अगर ऊपर बैटिंग करता है टेस्ट मैच में तो नीचे के नंबर नीचे बैटिंग करता है, तो वनडे में चौथे पे जाता है ना। तो टेस्ट क्रिकेट में तो चले रिजवान चला गया तो रोहेल तो वही छठे नंबर पे, पांचवें छठे नंबर पे खेलेगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ें हर फॉर्मेट में देखनी है। अच्छा, वैसे रिजवान का जिक्र आया तो इस टेस्ट मैच के अंदर रिजवान को आराम देकर रोहेल को ट्राई करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह कर लेते तो कोई मसला नहीं था। मैंने तो ये भी शायद हमने शो में बात की थी कि आप क्यों नहीं लेग स्पिनर रमीज़ राजा जूनियर आप उसको डालते, आप उसको खिलाते। उसके आउट हुए थे, यंग लड़का था, आप डालते, क्योंकि हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। हमारे जितने भी पाकिस्तान के स्पिनर हैं, ठीक है, मुश्ताक अहमद की बात करूँ या सकलैन की, इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इन्होंने काम किया है, लेकिन कहाँ थे स्पिनर, कहाँ गए स्पिनर, कितने आए स्पिनर, कोई पता नहीं। जब अगर इन लोगों को आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम दिया था तो फिर इन लोगों का काम था कि कहीं ना कहीं तो स्पिनर तो निकाल के दो। आप कहीं देखें, जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, आप अपने कोचिंग स्टाफ को कहते, आप एनसीए के लोगों को कहते हैं कि भाई हम जब तक हैं हमने ये 5, 6, 8 स्पिनर निकाल के दे दिए जो हमें समझ आए, इनके ऊपर काम करें। बहुत पहले ऐसा उसके ऊपर, बहुत पहले 2013-14 में उसके पता ही नहीं, कोई स्पिनर ही जो है वो कोई नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यही चीज़ें हम दूसरी टीम्स में देखते हैं, उनके पास हर चीज़ का बैकअप है। तो एनसीए स्टाफ को किस खत पे काम करना है, किन खतूत पे काम आपके ख्याल में करना? देखिए एनसीए बने हुए ज़माना हो गया, 2003 में बनी थी, सही है, ज़माना हो गया ना। तो जब 2003 में या 2002 या 2003 की बात है, ठीक है, अगर उस टाइम से एनसीए बनी हुई है तो आज तक हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आते? वजह क्या है? क्योंकि
मैं हमेशा से बोलता हूँ, कोई माने ना माने, हम टोटल नेचुरल टैलेंट के ऊपर चलते हैं। हमें कोई, हमारे कोचिज़ को कोई नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर नज़र आता है, हम कहते हैं जी प्लेयर मिल गया, इसको लेके आ जाओ बस। उस पर थोड़ा बहुत वो मीडिया शीडिया में वीडियो बनवा के उस पर थोड़ा बहुत काम कर के वो जी असली प्लेयर बना देते। प्लेयर उसको बनाया जाता है जो एक नॉर्मल प्लेयर होता है। आप ये समझते हैं कि यार ये अच्छा प्लेयर भी है और बुरा प्लेयर भी है, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं और ये बुरी हैं, लेकिन अगर ये जो बुरी चीज़ें इसके ऊपर काम करके ये अगर प्रॉपर अच्छा प्लेयर बन सकता है जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, या इसको मैचेस खिलाओ, जितने ज़्यादा डोमेस्टिक के मैचेस खिलाओ, उस पर काम करो, ये बन सकता, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। एनसीए का काम ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या ये ग्रास रूट लेवल पे कोई आपको यंग बच्चा मिलता है, आप उसको देखते हैं और आप एनसीए के अंदर लाते हैं। एनसीए के अंदर जब लाया जाता है 15 दिन का कैंप लगता है, 20 दिन का कैंप लगता है, ठीक है। और उस कैंप का फ़ायदा क्या, मुझे ये तो बता दें, उस कैंप का क्या फ़ायदा जो 15-20 दिन का कैंप होता है। 15-20 दिनों के कैंपों से प्लेयर नहीं बनते। तो 3 महीने का कैंप अब लग तो रहा है। नहीं, ये खैर वो अलग इशू है। देखिए, वो खैर वो अलग इशू है। दूसरी बात ये कि आपकी जब गाड़ी जब ख़राब होती है ना, वर्कशॉप के अंदर जाती है, वहाँ से ठीक होती है। आपकी वर्कशॉप है एनसीए में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लोग ख़राब हो जाते हैं। वो उनका वो गेम ही नहीं रहता, पता नहीं क्या करते हैं उनके साथ, ट्रेनर्स क्या करते हैं, जो कोचेज़ होते हैं वो किस चीज़ पे काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने जब मैं खेलता भी था, मैं एनसीए में जाते भी थे, नेट्स भी हम कभी करते थे, 6 कोचेज़ लगे होते थे एक प्लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्लेयर के। उसकी रीज़न क्या थी? पहले तो मेरा सवाल है कि भाई आप 6 क्यों काम कर रहे हैं उसके ऊपर? 7 काम करने चाहिए। 7 नहीं, 15 काम करो ना, कि जो उसको जो थोड़ा सा खेलना भी आता ना, वो क्रिकेट वो भी ख़त्म हो जाए उसके। अगर 6 बंदे उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्या सीखेगा आपसे? चलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट ये देखिए, ये रीज़न है, ये वजह है। डोमेस्टिक क्रिकेट का जो इशू तनवीर बार बार कहते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने रिक्वेस्ट की है कि अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के, उनसे हमारा रब्ता करवा दें, तो जैसे ही अगले प्रोग्राम में यकीनन हमारे साथ होंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपकी ऐड करता चलूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, एनसीए का जो भी डायरेक्टर आता है, जो भी आप बनाए एनसीए का, या वो पाकिस्तान खेला हुआ बंदा हो, हाँ। ठीक है। अगर ये मैं क्रिकेट बोर्ड अब तो अजहर अली है ना, ये मैं क्रिकेट की सोच की बात कर रहा हूँ। अब तो अजहर अली है, 97 टेस्ट मैच, ये मैं क्रिकेट की सोच की, ऑलमोस्ट 97 ये मैं बोर्ड की सोच की बात कर रहा हूँ। मेरी ये सोच नहीं है। मैं उसको एनसीए का डायरेक्टर बनाऊंगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सबसे टॉप का कोच है, जिसने 15-15 साल काम किया हो, जिसके मैचेस जीतने के विनिंग के रेशो भी ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ वो कोच बना है, मैं उसको एनसीए का डायरेक्टर बनाऊं। अच्छा, मेरे जहन में नाम भी है लेकिन नाम नहीं लेता। ठीक है, नाम आप ना लेना, फिर बोलेंगे आपको फोन आ जाएंगे, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। नाम ना लेना, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्टर बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 15 साल से यहाँ डोमेस्टिक में काम कर चुका है, इसको एक एक कोच का पता है, एक एक प्लेयर का पता है, फिक्सचर बनाने में आसानी होगी, शेड्यूल बनाने में आसानी होगी, किस टीम को कहाँ खिलाना है, किस टीम को किधर खिलाना है, वेदर का पता, सब कुछ पता, बहुत वो उसको जो है बहुत समझ होगी चीज़ों की। लेकिन हमारा यहाँ सिस्टम वो है नहीं। वो लोग आ जाते हैं जिनको किसी चीज़ की समझ ही नहीं। ठीक है, अब इस डोमेस्टिक क्रिकेट के इशू पे हम बात करते रहेंगे, और मैं जैसे कहा कि अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब, उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में हमारे साथ, अगले प्रोग्राम से हम कोशिश करेंगे उनको साथ देने की। अब सरफराज अहमद का इशू बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर कि उनको कोयटा ग्लैडिएटर में इस दफ़ा तो टीम में नहीं लिया उनको, तो उनका करियर अब कोयटा ग्लैडिएटर से, आप भी कह चुके हैं पहले कि ख़त्म हो गया एज प्लेयर उनका करियर। आपको भी लगता है कि एंड? देखिए, बिल्कुल एंड है, और मैं समझता हूँ कि उनको भी सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 2-3 साल पहले ही उनको इस बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आ रही थी। उनको शायद कुछ लोग मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं अभी खेलो, पाकिस्तान से खेलो। मैं बहुत दफ़ा टीवी पे बैठ के मैं सरफराज को मैसेज दे चुका था, देना भी चाहिए, हमारा काम है, हमें जो समझ आती है मैसेज देना चाहिए। मुझे नहीं पता वो फिर किन लोगों की बातों में आता रहा है। देखें, जिस बंदे ने, मैं 2017 का चैम्पियन ट्रॉफी मेरे जैसे बंदे ने जीता हुआ होता ना, अगर मेरे जैसे बंदे ने तो मैं फिर सबको रखता ऐसे, लग पता जाता कि हाँ यार ये 2017 का कप्तान है और आज दिन तक किसी ने हमें चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई नहीं है। तो फिर मैं सबको जैसे टैकल करता, हैंडल करता हूँ, मुझे पता था। लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि यार सरफराज के साथ वो
अच्छा सही नहीं किया गया, उसके साथ जो एटीट्यूड था हमारे लोगों का, एकदम से कप्तानी से निकाल दिया, फिर टीम में रखे, खिला नहीं रहे, पानी पिला रहा है, जूते तक उससे उठवा दिया। अब कुछ लोग कहते हैं अपनी मर्जी से उठाओ या जो भी उठाओ, आपको नहीं खिलाया जा रहा था, ये सब चीज़ें थी आपके सामने। अगर आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी और आपको नहीं खिलाया जा रहा, तो फिर आपकी एक रेपुटेशन भी थी। आप अपनी रेपुटेशन को देखो कि मैंने इतना बड़ा टूर्नामेंट जितवाया हुआ और उसके बाद मेरे साथ हो क्या रहा है, आपको वहीं थैंक यू कर देना चाहिए था। लेकिन फिर आप कंटिन्यू आप चलते चले गए। फिर आपके सामने है, अभी जब मेंटोर बनाया गया, ये जो टूर्नामेंट्स हुए 5 मेंटोर बनाए गए, उसमें भी मेंटोर टेस्ट टीम के साथ है, मीटिंग हो रही है, आपको टेस्ट टीम से फारिग कर दिया। चलें, तो ये चीज़ें आपको सोचनी ये सारे चाहिए। आपके सवालात के जवाब के लिए मौजूद तरीन आदमी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम उमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ये चला रहे हैं, गुज़िश्ता 9 बरस से PSL की चैम्पियन भी रही एक मरतबा। और नदीम उमर साहब, आपको खुशामदेद कहूँगा प्रोग्राम में। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, आपको, तनवीर भाई, सबको सलाम मेरा जी। वालेकुम सलाम। चलें जी, पहला सवाल वही जो तनवीर से अभी मैं जिक्र कर रहा था। सरफराज अहमद इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर में किस पोजीशन पे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे? एज प्लेयर तो वो नहीं है जी। सबसे पहले तो आसिफ भाई बहुत ही, यानी वो कहते हैं ना, भारी दिल से ये फैसला किया गया, क्योंकि सरफराज आपको पता है पाकिस्तान की भी नहीं, हमारी भी पहचान रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। लेकिन पिछली दफ़ा भी आपको पता, मेंटोर रहे, खेला नहीं उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन उनको हम जाने नहीं देंगे, उनको हम कोयटा में एक रोल देंगे इंशाल्लाह। तो 2-3 दिन में उसका ऐलान भी कर देंगे। तो वो कोयटा के साथ अटैच रहेंगे, प्रॉब्ली एज कोच या एज मेंटोर वो रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि कोयटा उनके बगैर कुछ नहीं और हम सरफराज के बगैर कुछ नहीं। तो आई थिंक ऑनर करना चाहिए अपने प्लेयर्स को जिन्होंने आपको इतना सर्व किया है। तो इंशाल्लाह सरफराज हमारे साथ ही होंगे। तो ये आपने तय अभी नहीं किया कि मेंटोर होंगे या कोच होंगे, या सरफराज से अभी बातचीत आपकी चल रही है इस हवाले से? जी आसिफ भाई, अभी बातचीत हो रही है, बात तकरीबन तय ही हो गई है। बट आप 2-3 दिन बस रुक जाएं, उसका हम ऐलान करेंगे। क्योंकि आपको पता है मोइन भाई भी हमारे साथ एज मेंटोर कोच बल्कि रहे, एज हेड कोच, डायरेक्टर हैं अब तो। और जी अब तो डायरेक्टर हैं मोइन भाई। जी मोइन भाई अब डायरेक्टर हो गया, क्योंकि शेन वॉटसन के आने का हो गया था। तो अब इसको सारे सिस्टम को रीवैम्प कर रहे हैं। देखिए बहुत मुश्किल काम होता है आपको जब आप लोगों के साथ रहें, और स्पेशली जब हम लोग इतना पुराना साथ है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो कि क्रिकेट में होनी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ है एक प्रॉब्लम। तो उनको हम ज़रूर अपने साथ ही रखेंगे। असल में आपका प्रॉब्लम ये है कि कोई भी शख्स जो आपके साथ जुड़ा है वो 35 साल से कम का आपका साथ नहीं है। आप आज़म खान को देख लें, मोइन खान को देख लें, आप सरफराज को देख लें, तो बच्चों की तरह आपने रखा है। तो शेन वॉटसन क्या इस एडिशन में नज़र आएंगे कोयटा ग्लैडिएटर के कैंप में? हाँ जी, उनके साथ भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है, क्योंकि विंडो शिफ्ट हुई है ना, उनका एक्सटेंट थी ये कमेंट्री की, उससे कहीं क्लैश ना हो जाए, तो वो भी इसको क्लियर कर रहे हैं इसको आपस में। अभी बस थोड़ी देर में इसका भी बस पता चल जाएगा कि वो उसको एडजस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इसका भी एक बड़ा मसला है। तो ये 2-3 बातें एक साथ चल रही हैं, तो इसकी आजकल में क्लियरेंस हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी, तो फिर हम सबको अपने अपने रोल में एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा नदीम भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, और अच्छा मौका भी मुझे मिल गया कि आप हमारे साथ हैं और मैं ये सवाल कर लूँ। देखिए काफ़ी बातें नदीम भाई लास्ट ईयर से चल रही थी सरफराज के बारे में, और मैं भी जब टीवी पे बैठा हुआ था, मैंने भी उस टाइम यही बातें की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरफराज एक दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से हट गया तो वो टीम में नहीं रहेगा और वो टीम से बाहर भी हो जाएगा। ये मैं लास्ट ईयर से बात कर रहा था, वो इस दफ़ा ऐसा हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शेन वॉटसन ने आके ये फैसला किया, क्या जो लोग सरफराज के साथ, आप लोग हो गए या मोइन भाई हो गए या और जो लोग हैं, क्या वो लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे कि सरफराज को हम कैसे हटाएं? फिर शेन वॉटसन बने तो उसने ये फैसला किया। तनवीर भाई, ये बड़ा वैलिड सवाल है आपका, और ऐसी बात नहीं थी। ये फैसला तकरीबन हो गया था कि सरफराज से खुद भी बात हो गई थी। वो कह रहा था कि इस साल मैं
इस बोझ को अपने साथ लेके चल नहीं सकूंगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त भी, लेकिन जो गलत बात हुई वो यही हुई कि शेन वॉटसन ने, मैं तो हवाई जहाज में था कि बिठा के टीम को ऐलान कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था। एक ग्रेसफुल एग्जिट होना चाहिए प्लेयर्स के लिए। उधर से बात थोड़ी खराब हो गई, बट सरफराज बिंग सरफराज, उसको ये बात समझ आई, उसने बहुत ग्रेसफुली इस बात को लिया। और ये होता है तनवीर भाई, जब प्लेयर्स का जरा सा वो हो जाता है कि देखें टाइम गुजर जाता है और फिर वो बात रहती नहीं, तो सरफराज को खुद भी एहसास था इस बात का। नदीम भाई शेन वॉटसन कैसा कोच है? अच्छे सही तरीके से हैंडल हो रहा है, ये हो जाते हैं या नहीं सुनते वो किसी के बाद? वो ये ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें कल्चरली बहुत डिफरेंस है। वो उनका कोचिंग का स्टाइल अलग था, वो बच्चे हमारे समझते नहीं थे, अंग्रेजी का भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो मैं समझता फॉरेन कोच बेचारे कोशिश बहुत करते हैं वो, लेकिन एक बैरियर जो है वो रहता है हमेशा। आपने भी तनवीर भाई देखा होगा बिल्कुल कि ये जब फॉरेन कोचेज आते हैं तो एक प्रॉब्लम रहता है हमेशा। हमारी कल्चर कुछ और है, उनका कुछ और है। वो जिस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी चीज़ें, वो उस तरह होती नहीं, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लड़के भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट तो किया गया, बिकॉज वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहे और उन्होंने हमें टाइटल भी जितवाया। तो इसको अभी देख रहे हैं कैसे इसको एडजस्ट करना है सब चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक सरफराज की बात है, देखें वो मेरे बच्चों की तरह है और बहुत ही उसको हमने समझे लाड और नाजों से पाला है, और उसकी हर बात हमारी सर आंखों पे है। वो एक पहचान है पूरे पाकिस्तान की। तो हम चाह रहे हैं कि उसको किसी ना किसी उस पोजीशन में अपने साथ जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। चले नदीम भाई, एक और बात मैं आपसे पूछूं। सरफराज अहमद यकीनन पाकिस्तान की पहचान है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको मेंटोर बनाया है। एक और मेंटोर शोएब मलिक, उसको आपने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया है, तो क्या वो पूरी लीग के लिए अवेलेबल नहीं है या सप्लीमेंट्री में लेना? आप वजह बेहतर बताएंगे। नहीं, दो तीन चीजें थी शोएब मलिक को जो कंसिडर किया। देखें अभी भी वो बहुत फिट हैं, सप्लीमेंट्री में नहीं, उनकी कैटेगरी गिर के वो सिल्वर में हो गया था। तो हम मतलब उनको डिसऑनर कर रहे हैं अगर सिल्वर में उनको उठा रहे हैं। तो लेना तो था हमें, क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस, हमारी प्रॉब्लम भी यही रही कि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत एक्सपोज होता था, तो उसको किसी को चलाना, आपको पता है शोएब मलिक जानते हैं किस तरह जिताते हैं। तो उनकी जो कैटेगरी है वो समझें आप गोल्ड और डायमंड के बीच में कहीं है, तो उनको हम सिल्वर में लेके ये तो बात ही गलत हो जाती। बहुत पहले ये बात करी थी हमने कि आप सिल्वर में ना आए, आपको हम सप्लीमेंट्री में अच्छे जो पैसे आपका हक बनता है, उनकी भी मेरा ख्याल है आखिरी साल होगा, और उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत काम आएगा। इसीलिए हमने उनको लिए अपने साथ। वो फिट भी हैं, खेल भी अच्छा रहे, आई थिंक वो बहुत अच्छा एक इजाफा होंगे, और उनको उठाने का वो पूरे उसमें रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो साथ ही होंगे और उनसे हम लोग कुछ गाइडेंस लेंगे, सीखेंगे। तो ये वजह थी शोएब मलिक को इंक्लूड करने की। अच्छा नदीम भाई, शोएब मलिक आपने लिया, सप्लीमेंट्री में लिया। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ख़िलाफ़ इस वजह से था क्योंकि हमने शो में भी इस पे बात की कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी एज 42 होगी है, नो डाउट फिट भी हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत है। मैं ये समझता हूँ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कोई ऐसा यंग लड़का आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो अच्छी फॉर्म में है, जिसका फ्यूचर भी है, अगर उसको टीम में ले के अगर उसको मैचेस मिलते या उसको मौके मिलते तो आपकी टीम के लिए भी फ़ायदा होता कि एक यंग लड़का आ गया और उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छी चीज़ होती। क्या ये बेहतर चॉइस नहीं थी? नहीं तनवीर भाई, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखें असल, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे उमैर बिन यूसुफ है, हमारा ही प्लेयर है ना जी बिल्कुल, उसको हमने ही हमारे क्लब से खेला, लेकिन उसकी जगह हमारे उसमें सेटअप में बन नहीं रही थी, वो बेचारा आके बैठा रहता बेंच पे। इसी तरह हमको ये नया लड़का लेते तो खेलते इस अब वही 11 लड़के या समझे आप 12 लड़के 14 लड़के, कोर वहीं से बनता। अब ये जब छोटे बच्चे आप ले लेते हैं और फिर उनको खिलाते नहीं, तो आपको याद है सऊद शकील ने भी 33-0 एक दफा कहा था। बिल्कुल। तो वो स्टिग्मा जो है ना वो नहीं लगना चाहिए। उमैर अब इसको जहां वो दूसरी टीम में गया, कराची किंग्स ने लिया है। जी, उसको वहां से चांस मिल जाए और वो खेल जाए। इसी तरह साइम अय्यूब का था,
उसको तो खैर हम रिटेन करना चाह रहे थे, वो नसीम शाह पे हमारा वाइल्ड कार्ड भी लग गया और राइट टू मैच भी लग गया, हम वापस उसको नहीं ले सके। लेकिन खुशी इस बात की होती है वो लड़का जो आए, जो यंगस्टर आए, उसको चांस भी मिल जाए। होगा ये कि मैं एक बच्चा ले लूंगा, यंगस्टर बहुत अच्छा है लेकिन खेलेंगे वही, अब जैसे हसन नवाज इमर्जिंग में उन बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको हमने खिलाना ही खिलाना है। अब बाकी सऊ शकील आ गए, उसको भी खेलना है, नाफे को चांस हमें देना ही देना है किसी भी तरह के, वो खेले बेचारा, उसके साथ भी प्रॉब्लम रही कि वो कंसिस्टेंटली उसको नहीं खेला वो। तो अगर आपने दो पिक बहुत जबरदस्त लिए आपने, चैपमैन और फिन एलन तो मैं आसिफ भाई को कह चुका हूँ, मेरा तो फेवरेट है वो अगर चल गया ना तो कोयटा के तो बड़े मजे। चले नदीम भाई बड़ी अच्छी पिक्स हैं आपकी, बड़ी अच्छी इस वक्त टीम लग रही है। दो छोटे छोटे मेरे बस आखिर में सवाल हैं। एक तो आपके साथ पहले ये हुआ है कि आपके प्लेयर्स पूरी लीग के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो उसका नुकसान आपको हो चुका है इससे पहले लीग में। और दूसरा ये कि अब 10 साल पूरे हो गए हैं PSL के, तो आपकी कुछ शिकायत, कुछ आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे जो 10 साल हैं अगले सालों में किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? एक दो मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप देना चाहें तो। देखिए, हम लोग मशवरे अगर चल रहे होते तो आज कुछ होता कि लीग का। बहरहाल उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। देखें, असल मसला पता है क्या, देखें हमारी तो सस्ती सी टीम है, जो बाकी हमारे भाई हैं उनकी बड़ी महंगी टीमें हैं। और हो क्या रहा है कि एक पार्टनर जो है, जो PCB है, वो तो कमा रहा है, बाकी बेचारे 10 साल से अपने जज्बे में लगे हुए हैं। सोच रहे थे, हमें ये बताया गया था कि 3 साल बाद आप लोग ब्रेक इवन कर लेंगे या आप लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि ना हम ब्रेक इवन कर सके ना कुछ। हम लोग 7 साल बाद क्वेटा ग्लैडिएटर, जिसकी 1.1 मिलियन पर एनम डील है, वो जाके 7वें साल में ब्रेक इवन किया। तो इसका हल एक ये है कि लॉपसाइडेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये एग्रीमेंट बने, फिर इसको अलग करना चाहिए बिल्कुल। इसका सेक्रेटरीट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB हो, बट अलग से लोग इसको चला रहे हैं। और जो हम क्या करते हैं, 1 महीने जागते हैं, बाकी 11 महीने सोते रहते हैं। तो कोई ऐसी आप बीच में वो करें, सिस्टम बनाएं कि जैसे T10 ही करा लिया आपने, इन्हीं लोगों का विमेंस क्रिकेट टीम को इंक्लूड कर दिया इन्हीं के साथ, यंगस्टर्स की कोई आपने एक लीग कर दी जो ये फ्रेंचाइजी चला रही हूँ, ताकि पूरे साल क्रिकेट की एक्टिविटी रहे अंडर द एम्बियंस ऑफ ऑल दीज फ्रेंचाइजी। और अगले साल 2 टीमें और आ जाएंगी, तो 2 भाई और आ जाएंगे। और केक जो है ना, वो बहुत ही छोटा है, हमारा जो पाई कहलाता है बहुत छोटा है। इसमें हमारे पास लोगों के पास पैसा नहीं है, वो जो हम मुकाबला करते हैं ना इंडिया से, वो हो नहीं सकता क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट इसमें है नहीं। और अब कोई टीम छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर लिया है, जज्बाती लगाव भी हो गया है। तो बहुत सारी चीजें जो ठीक करना हमें चाहिए। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की और बहुत सारे इबाम जो मौजूद थे वो ख़त्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब। नदीम उमर साहब ने 2-4 बातें, मतलब बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन 2-4 बातें, सरफराज का रोल, शेन वॉटसन का किरदार, शुएब मलिक का किरदार उनकी टीम में, टीम का बैलेंस, गवादर शिफ्ट क्यों हुआ, सारी बातें उन्होंने कर दी। बिल्कुल, मैंने जिस तरह बोला कि वो आए हैं और जाहिर सी बात है ऑनर भी हैं एक फ्रेंचाइज के, तो क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाया जाए। और इसीलिए हमने इतने ज़्यादा सवालात किए। सवालात करने का मकसद क्या होता है? अब मैंने शेन वॉटसन के जो सवालात किए, जो लोगों को शक व शुबात थे कि बहुत सख्त है, पता नहीं कैसा कोच है, ये है वो है, उसके उन्होंने जवाबात दिए। गवादर का जिस तरह सवाल किया कि वो भी हम, मैं और आप भी ये सोच रहे थे कि इनसाइड पता नहीं है क्या, क्यों शिफ्ट हो रहा है, गवादर से लाहौर क्यों शिफ्ट हुआ, उस पर उन्होंने जवाब दिया। शुएब मलिक का जो मैंने सवाल किया उस पर एक सरफराज के ऊपर उन्होंने 2 बातें कर दी, या तो मेंटोर होंगे या कोच होंगे। आपके ख्याल में क्या होगा सरफराज? नहीं, कोच तो नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने 2 बातें की थी ना, मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा मेंटोर होगा या कोच होगा। देखिए, कोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है नहीं, शेन वॉटसन को उन्होंने अभी ये तो नहीं बोला कि वो नहीं है, वो अभी उसकी बात, उसकी डेट्स क्लैश कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद असिस्टेंट कोच वगैरह की सूरत में कहीं आ जाए वो। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी। और ये जो नदीम भाई ने सरफराज के बारे में बात की है ना, ये चीज़ मैं हर किसी के बारे में बात करता हूँ। अब जिस तरह मैं मोहम्मद शमी की बात करता हूँ, गलत किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद शमी को बिल्कुल साइड पे करके। अच्छे प्लेयर हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, आप उनको टीम में रखें अपने साथ। अब शमी ने कितने मैचेस जितवाए हैं इस्लामाबाद? एक मैच तो मुझे याद है। ठीक है, आपने बिल्कुल वो उसका जहां आपने उसको टीम से बाहर किया, आपने उसको फारिग कर दिया। लेकिन कितनी टीम्स ऐसी हैं जिसमें जिस लड़के ने क्रिकेट छोड़ी है वो कहीं ना कहीं है, रोमान रईस है इस्लामाबाद में, ठीक है, टीम के साथ हैं। तो ये
आपने आपने एक्सपीरियंस भी तो लेना है, आपने सीखना भी तो है। मतलब जो लड़का अगर इतने अरसे से खेल रहा है तो आप उसको अपने साथ रखोगे तो लोगों को पता चलेगा ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो खेल रहा है, जिसने जितवाए हैं, उसको अपने साथ रखें। अब तो समी कोचिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं ना, अब तो कोर्सेज भी उन्होंने कर लिया है, गालिबन लेवल 3 कोच समी हो गए हैं और अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं। और जैसा बॉलर समी था यार, क्या बॉलर था, मतलब तेज और एक्यूरेट। हर फ्रेंचाइज को ये सोचना चाहिए। और ये जो तरीक़ेकार है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में यही है। ठीक है, जो लड़का क्रिकेट छोड़ता है वो फौरन से उसको कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान पीएसएल में भी जो फ्रेंचाइजीज है उनके ओनर्स को यही सब कुछ करना ठीक चाहिए। है। ओनर्स ऑफ द पीएसएल फ्रेंचाइज शुड लिसन टू जो भी तनवीर कह रहे हैं। लेकिन खैर हमारी बातें अभी चलती रहेंगी। नदीम उमर साहब ने जो भी कहा सरफराज के बारे में, उसको भी हम टच अपॉन करेंगे। उसके अलावा स्ट्राइक कैंप पर अब मैं जाऊँगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। नदीम उमर साहब हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद थे, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, बड़ी अच्छी टीम बनाने में कामयाब हुए हैं। खैर उन्होंने जो भी बातें की वो आपने सबने सुन ली। अब अगली बात की तरफ बढ़ता हूँ। स्ट्राइक कैंप का दूसरा रोज़ था आज, और रज़ाक अब्दुल रज़ाक जो हेड कोच हैं स्ट्राइक कैंप के, अपनी टीम के साथ 25 लड़कों की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब्दुल रज़ाक साहब ने ट्रेनिंग जो की, अब्दुल रज़ाक साहब ने ये स्ट्राइक कैंप के बारे में कुछ बताया है, जो पीसीबी ने हम तक वीडियो भेजी है, वो वीडियो सुन लें, उसके बाद हम उस पर बात भी करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि प्लेयर्स का रिस्पांस बड़ा अच्छा था और हमने इस चीज़ को देखना है, प्लेयर का कंफर्ट लेवल देखना है और जो स्किल लेवल पे हमने काम किया उस पर पूरा फोकस रहा। हमारा 4 घंटे का सेशन था सुबह और बड़ा अच्छा रहा। प्लेयरों ने बड़े खुशी से किया, को कहा कि जी हमारा एक्स्ट्रा कवर जो है उसके लिए बैड मूवमेंट क्या होनी चाहिए, फुट मूवमेंट क्या होनी चाहिए और उसका आपका हेड कहाँ पे स्टिल करना चाहिए, कहाँ पे आपकी बॉडी का बैलेंस होना चाहिए। और बैड मूवमेंट के साथ आपका जो बैड का जो पीछे से आता है स्टम्प्स के ऊपर से, उस पर हमने उनके बात की और उनको बताया और उन्होंने उस पर काम किया। और जो तकरीबन 2 ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, बाकी जो ग्रुप्स में थे उन्होंने अपना जिम में अपना कोर किया, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की, बाजू स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज की। जो हमने स्पेशली कहा है कि हमें जो बाजू चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बाजू के बगैर आप हिटिंग कर नहीं सकते। तो हमारा यही है कि इनको आस्ता आस्ता जो ही हमारा 7 या 10 दिन हो जाएंगे उसके बाद हम इनको मैचेस में ले जाएंगे। तो मैचेस में जो पिच मेन पिच पे जब खेलेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कौन से अच्छे T20 के प्लेयर हैं, तो कौन से प्लेयरों को हमने रिकमेंड करना। जो प्लेयर परफॉर्म करता है फिर उसकी सिलेक्शन होती है, फिर वो कैंप लग में आता है। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे आप वो कैंप कर रहे हैं जो आज से मैं समझता हूँ हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशली पावर हिटिंग कैंप एक एक्स्ट्रा एडिशन है जिसमें लगाया जाए, जिससे प्लेयर इसके एक नॉर्मल कैंप होता है उसको रन करना आसान होता है और इस तरह के जो कैंप्स होते हैं उनको रन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपने एक स्किल लेवल डेवलप करना होता है प्लेयर्स में। इवन के हमने जो डिसीजन लिया है कि ऑलरेडी जो प्लेयर ये नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, उनमें इतना पोटेंशियल है, पर हमारा ये जो स्ट्राइक फोर्स कैंप है इसमें उनकी इम्प्रूवमेंट होगी और हमें भी अपना पता चलेगा कि हम कितना को इसमें आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा असल फोकस ये है कि हम ओपन ट्रायल्स करके जो प्लेयर सेलेक्ट करें उनको हम ट्रेन करें। तो ये हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट है। तो मुझे उम्मीद है जिसका रिस्पांस आया प्लेयर्स का और इस लेवल के प्लेयर का रिस्पांस आना मेरे लिए खुशाइन बात है कि हमारे पास स्किल लेवल्स हैं। हमने 13 या 14 जो शॉट्स हैं, ऐसी शॉट्स जहाँ पे प्लेयर्स आउट होते हैं और वहाँ पे खेलना पसंद भी नहीं करते। और बॉलर आजकल के पता है T20 में बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनका ये होता है कि हिट नहीं खाते। हमने उस एरिए पे काम करना है जहाँ पे बॉलर अपने आप को सेव करता है और बैट्समैन भागता है, वहाँ पे विकेट भी देता है। वहाँ पे इनको ऐसी स्किल ड्रिल देने हमने कि उस बॉल को भी ये बैट बॉल बना सके, जिससे टीम के लिए फ़ायदा होता है और रन्स होते हैं। जैसे नॉर्मली आप कहते हैं कि बॉलर ने यॉर्कर कर दिया, वो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यॉर्कर पे या डॉट है या सिंगल हो जाएगी या आउट हो जाएगा। तो हमने जो यॉर्कर बॉल है
उसके लिए भी काम करना है कि उस यॉर्कर बॉल को इम्प्रोवाइज कैसे करना है अच्छे तरीके से। रज़ाक की बात आपने सुनी, इससे पहले नदीम उमर साहब थे और वो कह रहे थे कि शेन वॉटसन का अभी तय नहीं हुआ है, और तय हो गया जी, अब तय हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर ने शेन वॉटसन इस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर के साथ नहीं होंगे। ही वॉज द हेड कोच ऑफ द टीम इन द प्रीवियस सीज़न, लेकिन इस साल कोयटा ग्लैडिएटर के साथ शेन वॉटसन नहीं आ रहे क्योंकि उनकी और कमिटमेंट्स हैं। PSL का जो विंडो चेंज हुई है, इसका मतलब ये है कि सरफराज को हेड कोच बना दिया जाएगा। फिर तो मुझे ऐसा लगता है सरफराज हेड कोच बन जाएगा, क्योंकि पहले तो जिस तरह नदीम उमर साहब ने बात की थी ना कि उनको कोई ना कोई ओहदा दे रहे हैं हम, तो मैं ये समझ रहा था कि अगर शेन वॉटसन आ रहे हैं तो शायद हो सकता है असिस्टेंट कोच की सूरत में उनको कुछ ना कुछ ओहदा मिल जाए। लेकिन अगर शेन वॉटसन नहीं है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सरफराज के साथ आप जाएं एज अ हेड कोच, आप उसको लेके चलें। काफ़ी क्रिकेट खेला है, कोचिंग भी कर रहा है, कोयटा से खेला भी है, काफ़ी आइडिया है उसको इन चीज़ों का, तो लाजमी नहीं है हम बाहर के प्लेयर के पीछे भागें। आप सरफराज को हेड कोच बनाएं। मेरा वोट सरफराज के साथ है एज अ हेड कोच। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरफराज ही हेड कोच बनते नज़र आ रहे हैं। जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देखते हुए सरफराज विल बी दी हेड कोच ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर इन दी कमिंग PSL सीज़न। ये तो तय हो गई बात। अब हम जाते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ, अब चलते हैं जल्दी जल्दी। उसका नाम है इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में हमारे पास बहुत कुछ है आज बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा पिछले सेगमेंट के हवाले से तनवीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जो रज़ाक की हमने स्ट्राइक गेम का जिक्र किया, तो रज़ाक ने बहुत सारी बातें की एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारने के लिए, फिर उन्होंने कहा बाजू स्ट्रांग होने चाहिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं, अगर चीज़ें बेहतर करनी है तो हर साल 2 साल बाद रज़ाक को बुला लिया करें। रज़ाक आते ही 2-3 महीने में हर चीज़ ठीक कर देगा। अब्दुल रज़ाक बता तो रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा कवर मारना है, बल्ला विकेट के ऊपर से लाना है, हेड सीधा रखना है। तो मेरा तो सवाल ये है कि जो पूरा सीज़न कोचिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन आपने टीमों के साथ लगाए हुए हैं डोमेस्टिक की, वो क्या कर रहे हैं फिर? इसका मतलब वो किसी काम के नहीं है। वो तो आप जो कोचिज़ लगाए हुए, वो तो तकरीबन सारे प्लेयर तो पाकिस्तान खेले हुए हैं। क्या उनको नहीं पता हेड कहाँ से आता है? क्या उनको नहीं पता बल्ला एक्स्ट्रा कवर पे कैसा जाएगा, उसकी मुंह किस तरफ होगा, बल्ला विकेट के ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, बैक लिफ्ट ऊपर होगी, नीचे होगी? क्या उनको नहीं पता? तो फिर तो ये तो बहुत इजी काम कर दिया है रज़ाक ने भाई। मतलब यानी ये तो 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज शो में बैठ के मैं भी रज़ाक को कह रहा हूँ, अगर अच्छे प्लेयर निकाल दिए ना, ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा कितना काम आप उसके ऊपर कर सकते हैं, कितना काम नहीं कर सकते। ये जो है प्लेयर्स बनते हैं, ये मैचेस करवाओ, जो आपके जो कोचेस होंगे ना, मैचेस उसके बाद होंगे, पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये ऐसे नहीं होता कि आप मैचेस से लड़के निकाल के आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे लगा दिया। हमेशा प्लेयर बनते हैं, और रज़ाक तो चला जाएगा 2-3 महीने बाद। उसके बाद ये प्लेयर किसके पास जाएंगे? जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेस काम कर रहे हैं उन प्लेयर्स के ऊपर, वो तो उनके ऊपर जाएंगे। मतलब आपने खुद एक सवाल छोड़ दिया कि आपके जो कोचेस हैं वो किसी काम के नहीं है। मतलब आप सारी बातें वो करें, किसी काम के नहीं है। क्या बोला था मैंने आपसे? जिम तगड़ा करो। मैं यहाँ बैठ के क्या कह रहा था? जिम तगड़ा उन्होंने कर रहे हैं ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? हाँ। जिम तगड़ा। मैं इस कैंप की बात ही नहीं कर रहा, कैंप से हट के बात कर रहा हूँ कि जिम तगड़ा करो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी नीचे की बेस तगड़ी रखो। मैंने क्या बोला था? डंड बनाओ, डोले बनाओ, शोल्डर काम करो। ये मेरे सारे अल्फाज थे। उसके बाद जो आपके कोचेज हैं वो आपके ऊपर काम करेंगे, कहाँ पे वीक है या नहीं। ये भी मैंने बात बोली थी। मैंने रज़ाक की बात तो नहीं सुनी। नहीं, बिल्कुल मैंने ये क्या बोला था? आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगेगा या नहीं लगेगा, सीधा छक्का लगेगा या नहीं लगेगा। और ये जो लड़के 25 में से जो आपने अनाउंस किए, इसमें से ज्यादातर लड़कों ने तो रन्स भी किए हुए, बॉल कम रन ज्यादा, बॉल कम रन ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में किए हुए, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अगर बॉलर सही करने हैं तो बॉलर को बुला लो 3 महीने का कैंप। ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना, ये डोमेस्टिक के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर का या डोमेस्टिक क्रिकेट के किसी ऑफिशियल का होना बड़ा ज़रूरी है। इशू ऑफ द डे में देखें, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है अगले महीने पाकिस्तान के शहर कराची में, जिसमें हम बैठे हुए हैं। वहाँ पहला मैच होगा 19 फरवरी को, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। लेकिन उससे पहले होगी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब। उससे पहले होगी एक फ़ोटो जिसमें सारे कप्तान होंगे, जो कि रिवायती तौर पे होता है। तो क्या रोहित शर्मा होंगे उस फोटो में? क्योंकि आज के इंडियन प्रेस को अगर देखें तो उन्होंने ये सवाल उठाया है। तनवीर, पहले तो आप बताएं, रोहित शर्मा को होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन होंगे? रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन्स की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो
क्या फ़ायदा उसका फिर? पहले बताएं मुझे एक बात, अगर हम सेरेमनी नहीं करते तो क्या फिर हम आईसीसी की बात मान रहे हैं कि अगर हम सेरेमनी नहीं करते, और अगर करते हैं तो रोहित शर्मा नहीं होगा तो फिर आपकी तो फुटेज तस्वीर जो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ के ऊपर क्या बात की हुई है, ये जो हाइब्रिड इन चीज़ों का सिलसिला चल रहा था, क्या इसके ऊपर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पे माना होगा तो फिर मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा, फिर तो गलत है, टोटल गलत है। हम हाइब्रिड की अगर बात कर रहे थे तो आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। अगर इस चीज़ के ऊपर वो नहीं आ रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ पे तो ऐसी फिर अगर फोटो की बात है तो फोटो दुबई में बना लें, फिर नहीं तो क्या मतलब हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर लें क्या? तो यही होगा ना, जब तो मैच अगर दुबई में खेल अगर रहे हो। वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम, और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी, तो फिर टूर्नामेंट यहाँ क्यों हो रहा, फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने का मेरा नहीं, ये मकसद तो मैं ख्याल जाहिर मेरा कर रहा कहने का मकसद ये है कि अगर ये नहीं होता तो इस पे भी स्टांस लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। ले स्टांस इस पे भी ले, लेट हो जाए टूर्नामेंट, लेट हो जाए सेरेमनी, सब कुछ हो जाए। हाथी निकल गया, दुम रह गई। नहीं 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 नहीं, हाथी निकल गया क्या भाई, हाइब्रिड की बात हो रही थी ना, तो माने ना, उस पे भी स्टांस लिया, वो भी माने। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हम यहाँ नहीं आ रहे, हम वहाँ नहीं आ रहे, हमारा कप्तान नहीं आ रहा। भाई एक सिर्फ कप्तान ही आना है। पहले आप कह रहे थे कि जी टीम भेजेंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ज़बरदस्त था। तो अभी तो सिर्फ एक कप्तान आना है ना, कप्तान तो नहीं आएगा, उसके साथ ऑफिशियल्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। तो कितनी देर लगेगी कप्तान को आने और जाने में, कितनी देर लगेगी? देखिए, कप्तान के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ चुके हैं। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, फिर जो प्रेसिडेंट जो है रॉजर बिनी, और उनके साथ वो 2023 में आए थे। फिर उसके अलावा उनके वजीर खारजा भी आ चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको? लेकिन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर आज तक नहीं आया। नहीं तो वो आ सकते हैं, तो प्लेयर क्यों नहीं आते? ये सवाल आप वो अगर यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं, केक खाने आ रहे हैं, तो प्लेयर क्यों नहीं आ सकता, ये तो बताएं मुझे। खैर वो तो बात अब अलग हो गई अच्छा, ना। नहीं, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब उनके बोर्ड के लोग या उनके पॉलिटिशियन जब पाकिस्तान आते हैं, उस टाइम कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं होता सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। आप अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं आने देते? फिर वहां आप आ जाते हैं बड़े सुकून से, उनको नहीं आने देते। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना यार। क्या आईसी जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पता किया ना थोड़ा बहुत, तो उसमें मुझे ये बताया गया कि अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो लेकर आए। पाकिस्तान का काम सिर्फ वीजा देना है। नहीं, अगर आईसीसी इस टूर्नामेंट की जिम्मेदार है। देखिए, ये हम जो है ना, ये हम फिलहाल एक बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूं, दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो होगी ना। बिल्कुल होगी, या हो जाएगी, हाँ, वो नहीं होगा, या कैंसिल हो जाएगी। अगर कैंसिल हो गई तो फिर मतलब मुझे तो नहीं लगता भाई कि दोनों सूरतों में, या तो आप दुबई में बनाएं फोटो या फिर आप कैंसिल करें। दोनों सूरतों में किसकी यार बात सेरेमनी कैंसिल होगी तो बेइज्जती किसकी है? किसकी बात मानी गई बताइए ना। तो फिर आईसीसी की बात मानी गई ना। अगर सेरेमनी कैंसिल होगी एक रोहित शर्मा के चक्कर में, तो फिर किसकी बेइज्जती? हमारी बेइज्जती है। मतलब उनको कहीं ना कहीं तो गुस्सा होगा ना कि हाइब्रिड का सिलसिला दोनों तरफ शुरू हो गया, हम तो एक ही तरफ थे। लेकिन इस पे वो टांग अड़ाए, नहीं अड़ानी चाहिए उनको टांग। तो इसका मतलब आप समझ है ना यार, अगर ये चीज भी होती है, एक बात हम कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार अगर ये चीजें होती हैं तो फिर तो जे शाह तो फिर बाजी ले जाएगा ना। अगर ये सब कुछ हो गया तो वो तो आईसीसी में बैठ के वही कुछ कर रहा होगा फिर। तो अब ये सूरत हाल देखनी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड इस पे इतना हल्का आना नहीं चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है ये, रोहित शर्मा को मतलब यानी बुलाना। आईसीसी का काम है भाई। ये तो कोई फिर बात ही ना हुई ना यार। आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी ना हो, सेरेमनी के बगैर मैच हो जाए तो फायदा क्या भाई? फिर चलो देखें, अभी चंद दिन, अभी तो काफी टाइम बाकी है, देखते हैं। अभी इंडिया का ने ये तो फिर यही हुआ, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, सेरेमनी होनी, चल यार उथे विकेट ला है, वो जगह खाली, पिच बनी, 3 स्टंप ला, मैच स्टार्ट करा दे। अच्छा तो फिर तो यही होगा ना। फिर मुझे ऐसा लगता है दुबई दोबारा पिक्चर में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए क्या सूरत हाल इसकी बनती है। लेकिन दुबई की जो पिक्चर है ना, सिर्फ इंडिया के मैचेस के अलावा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए दुबई की पिक्चर। लेकिन सेमीफाइनल भी होगा वहां पर है क्या? वो अलग चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। नहीं, इंडिया, ये तो आप लिख कर दे। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ये तो लिख कर दे चुका है पिछले प्रोग्राम में। तो तभी तो मैंने बोला, जब ये मैंने बोला ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला यार ये क्या आपने बोल दिया कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। मैंने बोला मेरा दिल बोलता नहीं आएगा, आ गया तो बात की बात है, लेकिन नहीं आएगा। ये आगे का आपने सोचा नहीं कभी, आप बस बोल देते हैं, जो सामने आया बोल देते हैं। सुने मेरी बात, अगर मैं सोच के बात करता ना
या लोगों की बातें सुन सुन के चलता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अल्लाह मुझे इतनी इज्जत नहीं देता। मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, अपनी मर्जी से बोलता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं बोल रहा। मतलब पहले बोलो फिर तोलो वाला आपका हिसाब। वो आपने बात सुनी कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को क्या बोलता है कि एक्टिंग करो, किसी की नकल मत करो, अपनी एक्टिंग करो, अपनी पहचान बनाओ। तो हमने तो यहाँ अपनी पहचान बनाई है ना पता भाई। नहीं, मैं ये बात नहीं समझा, खैर मुझे नहीं पता इस बात के भाई बारे में। अपनी अभी पहचान एक्चुअल- बनाइए, मेरा कहने का हाँ, सही मकसद है ना, सही, अपनी पहचान आपकी बनाइए। बड़ी बहुत हम पहचान किसी है को आपकी। देख के थोड़ी वो कर रहे हैं कि नहीं जी वो कैसे बोलता है, वो कैसे नहीं, नहीं सुनता है, यार, वो क्या किसने करता है। आपको कहा ऐसे यार कि आप कॉपी करते आप हैं अभी किसी बोल की? तो रहे हैं। आप बैठे ऐसे हैं जैसे कि बड़े कोई स्टार हैं, आप फिल्म के, मेरा स्टाइल हॉलीवुड के आप स्टार हैं, आप इस नेचुरल तरह से स्टाइल कैसे है, बैठते हैं? नेचुरल स्टाइल है मेरा। ये मैं कॉपी नहीं करता किसी को। सही है जी। हम बालों से लेकर नीचे तक हम नेचुरल हैं। चलें यार आगे चलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस होने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम दुबई तक तो पहुंच चुकी है, अबू धाबी में प्रैक्टिस करी, लेकिन एक लड़का है साकिब महमूद, उसको अभी तक वीज़ा नहीं मिला इंडिया जाने का। तो ये दोबारा से वही सब कुछ हो रहा है जो शोएब बशीर के साथ हुआ। मतलब वो बच्चा पैदा तो बर्मिंघम में हुआ, लेकिन उसके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो इस वजह से शायद यही वजह होगी। तो यार ये तो मसले होते हैं वहाँ पर। गलत है ना यार। 2023 में हमें वीज़ा नहीं मिला, हम कवर करने जा रहे थे वर्ल्ड कप, सिर्फ चंद सहाफ़ियों को वीज़ा मिला। तो ये मसले तो है ना यार। अच्छा मुझे बात बताएं, आप बीसीसीआई के लोगों को, कुछ को, या मीडिया, इन सबको जानते होंगे, कोई चीज़ इनकी सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है वहाँ पर बीसीसीआई का मीडिया डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहाँ के सहाफ़ी कुछ बनाए हुए हैं कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, जो मर्जी बोल देते अच्छा हैं। मैंने एक और चीज़ सुनी है इनके बारे में कि जिस तरह हमारे मीडिया को कई न लोगों को, हमारे जर्नलिस्ट जो भी रिपोर्टर जो हमारे, इनको कहीं ना कहीं से खबरें मिल जाती हैं। मैंने सुना कि उनको इस तरह खबरें नहीं मिलती। ये वाकई सही बात सर है? ये मैं कुछ कह या नहीं अपने सकता। अंदाजों से वो मैं बात कुछ कर कह रहे नहीं होते हैं। सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंडिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी इस रोहित शर्मा वाले इशू पर। आज ही बात हुई थी। उन्होंने कहा ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ कहा जा रहा है ऐसा कि वो जाएंगे। इंडिया के अखबारों में लगी हुई है रोहित शर्मा विल गो टू पाकिस्तान, लेकिन ये उन्होंने कह दिया स्पेकुलेशन है। खैर ये मामला तो चलेगा। अब हमारा एक और इशू है चैंपियंस ट्रॉफी। अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी और पहला मैच जैसे मैंने कहा नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा, तो नेशनल बैंक स्टेडियम की हालत क्या है? 3 स्टेडियम्स हैं, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, पिंडी का स्टेडियम और कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम, जो होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। और इन तीनों में ही रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो नेशनल स्टेडियम अब से कुछ दिन पहले मैं गया था, शायद 2 रोज़ पहले, तो वहाँ से रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए इस वक्त नेशनल स्टेडियम की हालत क्या है। ये है कराची का नेशनल स्टेडियम, जहां अगले माह की 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। इस मेगा इवेंट के लिए कराची के इस तारीखी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम दिनों रात जारी है। तकरीबन 4 माह से जारी काम के 3 बड़े हिस्से हैं, जिनमें फार एंड पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर, इसके अलावा मैदान के अतराफ नए जंगलों की और साथ साथ बिल्कुल नई फ्लड लाइट्स की तनसीब शामिल है। मैदान के अतराफ नए जंगलों की तनसीब से मैच के दौरान शायकीन को माजी की निस्बत खासा बेहतर तजुर्बा मिलेगा। इसके अलावा फैंस के लिए बैठने के लिए स्टैंड्स में कुर्सियां भी नस्ब करने का काम तेजी से जारी है। इसके साथ साथ शायकीन का तजुर्बा मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का सबसे अहम हिस्सा एक नई 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिस पर काम तेजी से जारी है। तो ये था कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, जो बहुत ही ज़्यादा मैचेस की मेज़बानी कर चुका है। 2 बड़े स्टार्स जो दुनिया के हैं, वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर, उन्होंने इसी टेस्ट मैच से अपना टेस्ट करियर का आगाज़ किया था। 1989 नवंबर की कोई तारीख थी। बड़ा तारीखी ग्राउंड है, इस पर बड़ी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर रन्स किए हैं। तो इसका 25 तारीख। अच्छा सबसे पहले जो ग्राउंड में काम हो रहा है उस पर तो बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड, जो नेशनल बैंक का नाम, ये क्या मतलब सारी जिंदगी का नहीं, इनके ये साथ 3 साल का मुआहदा रमीज राजा साहब के दौर तो में ये हुआ खत्म था। हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो गया। मेरे ख्याल में नेशनल स्टेडियम इतना जबरदस्त नाम था यार, मतलब लोग जाने पैसे पहचाने मिल रहे हैं ना। नहीं, वो तो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा,
मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़बरदस्त था यार ये। ठीक है, नेशनल बैंक स्टेडियम इसका आजकल नाम है क्योंकि उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मुआहदा किया था। खैर ये तो बात दीगर है। इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो इसकी डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब दी है वो 25 जनवरी है। ये देखिए, देख के तो ये लगता है कि सिर्फ फिनिशिंग वगैरह का मुझे काम नज़र आता है। पूरी जो बिल्डिंग वगैरह वो खड़ी हो चुकी है, काफ़ी काम हो चुका है। अगर हम कज़ाफ़ी की बात करें, पिंडी की बात करें या कराची की बात करें, कुर्सियाँ वगैरह काफ़ी जो है लग चुकी हैं, फिनिशिंग वगैरह का काफ़ी काम हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम रह गया। और जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं उनको पूरी, क्योंकि वो तो सुबह से लेकर शाम तक कभी स्टेडियम में होते हैं, कराची में, कभी नेशनल स्टेडियम में, कभी पिंडी, कभी कहाँ होते हैं, तो वो उन्होंने देखते ही देखा होगा सब, तो उन्होंने एक टाइम दिया होगा कि 25 जनवरी तक हम इस चीज़ को जो है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें, ट्रायंगुलर सीरीज़ भी होनी है, साउथ अफ्रीका की होनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उसके अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। और जो लोग ये बना रहे हैं ना सोशल मीडिया में, वीलॉग्स वगैरह बनाते हैं कि जी नहीं होगा, कवर कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, उनका काम है फजूल किस्म की बातें करना, वो करते रहते हैं बस। सही है जी। तनवीर का पैगाम बड़ा सख्त है सोशल मीडिया वालों के लिए जो इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि स्टेडियम तैयार नहीं है। पाकिस्तान विल होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी और ये स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा जाकर। चलें अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हैव योर से। हैव योर से में आप हमें पैगामात भेजते हैं, तो आज आपके आने वाले पैगामात और कुछ सवालात भी हैं इसमें तनवीर अहमद साहब के लिए, तो वो पैगामात सुनिए, सवालात सुनिए। और मैं सिर्फ क्रिकेट में 2 लोगों को पसंद करता हूँ, एक फ़खर जमान और दूसरा बॉलर मोहम्मद आमिर। और मैं पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी ये दरख्वास्त है कि मोहम्मद आमिर और फ़खर जमान को वापस लेके आएँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मेरा सवाल है तनवीर अहमद से कि अगर अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में सेंचुरी कर देते हैं तो क्या सैम अयूब को दूसरा मैच खिलाया जाएगा? आज का मेरा सवाल है कि चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान को इसी तरह इनामात मिलेंगे जिस तरह अरशद नदीम को। तनवीर अहमद से मेरा सवाल ये है कि आजकल हमारी जो है बॉलर्स की जो पेस है, स्विंग है, देखने को नहीं मिल रही। तो क्या है कि ये हमारे T20 का स्कोर भी मैनेज नहीं कर पा रहे और T20 हम हारे मुसलसल, लेकिन हम ODI में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी आपसे मैं गुजारिश चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी अपनी निगाहें डालें। और दूसरी बात, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम, तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को टीम में वापस लाइए ताकि हमारा जो पेयर है वो अच्छा बन सके। जी जनाब, सवाल तनवीर साहब आपके लिए हैं। देखिए, एक तो सवाल ये था कि फ़खर जमान और इमामुल हक ने अगर 100 कर दिया तो क्या साइम अयूब वापस आएंगे। देखिए, साइम अयूब की फ़िटनेस के ऊपर है। साइम अयूब कैसा नेट कर रहा है, या उससे पहले कोई मैच खेला हुआ है या नहीं खेला हुआ। टीम के साथ तो मुझे ऐसा लगता है वो रहेगा, चैम्पियन ट्रॉफी में नाम तो आएगा, वो तो उसकी फॉर्म के ऊपर है, उसकी फ़िटनेस के ऊपर है। दूसरी चीज़ उन्होंने आई थिंक ये बोली थी कि फास्ट बॉलर्स का पेस क्यों नहीं है, वो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। हमारे जितने भी 5-6 फास्ट बॉलर्स हैं उन सब में कोई ना कोई कमियां हैं, और वो कमी अगर आपकी दूर हो जाए तो आपका पेस कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो वो उनको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके ऊपर काम हो जाए। कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की है तनवीर ने फास्ट बॉलर के हवाले से, और एक सवाल था कि क्या इसको भी अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान जीतेगा जब चैम्पियंस ट्रॉफी, उस तरह से इनामात मिलेंगे। अरशद नदीम जो आते हैं वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर आते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट या स्पोर्ट्स की वाहिद बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं आती, डायरेक्टली अंडर नहीं आती। इसमें ऑफिशियल्स होते हैं लेकिन इनका डायरेक्टली ना ये फ़ंड्स लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना ही फ़ंड्स लेता है दीगर फेडरेशंस की तरह, और ना ही उनके अंडर आता है वैसे जिस तरह से दूसरी फेडरेशन आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम की तरह इनको हुकूमत पैसा देगी, लेकिन हुकूमत या जो भी हजरात हैं जो पैसा खर्च करते हैं वो कर सकते हैं। तो आपने मैसेज भेजे, आपने सवालात भेजे, आपका बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला चलता रहे, ये सिलसिला बना रहे। इस हवाले से आपको स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं, ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सवाल भेजिए। आप कोई कमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी
कि टीम जो जाने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या आपके ख्याल में लड़कों को शामिल करना चाहिए, वो आप भेज सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट क्रिकेट आप भेज सकते हैं। बस चलते चलते ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी का है वो आईसीसी के हवाले कर दिया है। इब्तदाई स्क्वाड आईसीसी के हवाले कर दिया है। अब इसमें तब्दीली करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इख्तियार है। 12 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दीगर क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी को भेजी गई स्क्वाड्स में तब्दीली कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।